निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कमान संभाल ली है। अध्यक्ष पद पर वो काबिज हो गए हैं और आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। शपथ ग्रहण के बाद अब उनके सामने चुनौतियों का अंबार, एक लंबा पहाड़ खड़ा है। कारण ये है कि आने वाले 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद अगले ही साल उनके गृह जिले कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। अब इन चुनौतियों पर किस तरीके से पार पाएंगे, और भी कई चुनौतियां उनके सामने हैं, किस तरीके से उन चुनौतियों पर पार पाएंगे, उसी पर चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, मुन्ना खान जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मुन्ना खान जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण किया है, शपथ उन्होंने ग्रहण की है और उसके साथ ही चुनौतियां उनके सामने अब आ गई हैं। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आलोक वत्स जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शपथ ग्रहण किया है, शपथ ग्रहण के बाद उनके सामने चुनौतियां हैं और अब उन चुनौतियों पर किस तरीके से वो पार पाएंगे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि अब जो ये चुनाव होने हैं हिमाचल और गुजरात में, उसमें वो अपनी पूरी जो जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन करेंगे इस बार। गिरती हुई साख, परिवारवाद का ठप्पा, इन सब से उभर कर कांग्रेस को ऊपर लाना इनके लिए दोहरी जिम्मेवारी बनके सामने। लेकिन आज जो कर लीजिए थोड़ा में चलिए ठीक है, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। अब उनके सामने चुनौतियां जो है वो सबसे बड़ी चुनौती परिवार को एकजुट करने की है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार बिखरा है उसको एकजुट किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कर पाएंगे, कांग्रेस को एकजुट किस तरीके से कर पाएंगे, ये देखना होगा। और दूसरी ओर सवाल ये भी है कि कांग्रेस का कुनबा किस तरीके से बढ़ा पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चुनौती भी उनके सामने रहने वाली है। और विधानसभा चुनावों की चुनौती तो है ही उनके सामने, साथ ही साथ उनको अपना विश्वास जो है कांग्रेस में कार्यकर्ताओं पर वो किस तरीके से बनाए रखना होगा और विश्वास को कायम करते हुए किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे और कितने कारगर ये जो खड़गे हैं वो साबित हो पाएंगे कांग्रेस के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच जिस तरीके से चुनावों में कांग्रेस की बयार बहेगी, ये वादा तो कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन क्या वो इस तरीके का कोई काम कर पाएंगे, क्या कांग्रेस के नैया पार लगा पाएंगे, ये तमाम बातें जो है कांग्रेस में वो इस समय देखने वाली है। क्योंकि नए अध्यक्ष जिस तरीके से बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने उन पर अपना विश्वास जताया है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ और चुनाव के बाद तमाम जो कार्यकर्ता है, जब उन्होंने खड़गे पर विश्वास जताया उसके बाद उनको अब अध्यक्ष पद पर काबिज किया गया है। अब देखना होगा कि गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास जो है वो खड़गे क्या बरकरार रख पाते हैं या नहीं। आपको बता दें कि कुछ ही हफ्तों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो खड़गे के सामने बड़ी चुनौती लेकर आने वाले हैं। चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। वत्स साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है आपकी जी, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि खड़गे जी की रात चुनौतियों से भरी हुई है। कांटों का ताज उनके सिर पे आया है। ये 24 साल के बाद कांग्रेस में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इस 24 साल में बीजेपी में कम से कम 10 अध्यक्ष बनने और बदले गए। लेकिन चलिए, देर से ही सही,
मुन्ना भाई की पार्टी में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इसके लिए उनको मैं बधाई देता हूं और उनके नए अध्यक्ष के लिए भी उनको बधाई देता हूं। लेकिन आज के भी समारोह में एक अच्छी तरीके से बिंबित हो गया कि अभी भी परिवारवाद, गांधीवाद से ये पार्टी निजात नहीं पा सकी है। बार बार सोनिया गांधी जी का नाम लेना, उनके पद चिन्हों पे चलना, उनके कार्यों को आगे बढ़ाना, राहुल गांधी जी से सीख लेना, पता नहीं कैसे उन्होंने छोड़ दिया प्रियंका जी का नाम। लेकिन जब तक ये पार्टी परिवारवाद से नहीं उभर कर लोगों के सामने आएगी, तब तक इनका किसी भी पार्टी से टक्कर लेना मुमकिन नहीं होगा। अंदरूनी लड़ाइयां बहुत हैं, उसको सुलझाना, पार्टी बिखर चुकी है पूरे देश में, उसको एकजुट करना, जनता से अलगाव हो चुका है, जनता के मुद्दों पर जनता के साथ संघर्ष करना। ये जो राहुल जी पिकनिक मना रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, खासकर साउथ में ही सीमित रह रहे हैं, इससे कुछ ज्यादा बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लोग इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। भाई किस बात की, कौन सा भारत टूटा था जो आप भारत जोड़ने चल दिए? ठीक, भारत तो अछूत है। भारत एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एकजुट है, एक शक्तिशाली देश के रूप में विश्व में है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के सामने खड़ा है। और हमारी सामरिक शक्ति हम तो अब दूसरे देशों को दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है वत्स, ठीक है वत्स, एक फिर से लौटूंगी मैं एक बार फिर से आपके पास। मुन्ना खान जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने किस तरीके से चुनौतियों को विस्तार दिया गया है वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कई चुनाव हैं और इसी बीच उनका अध्यक्ष पद पर काबिज होना उनके लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा करता है। मैं मुस्कान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टीम का धन्यवाद और आपके दर्शकों का धन्यवाद। और मैं शुभ दीपावली की मुबारकबाद देना चाहता हूं, और साथ में जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पदभार संभाले उनका भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 24 साल के बाद इनके यहाँ लोकतंत्र जिंदा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि 24 साल के बाद तो हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा हुआ, लेकिन आप कब अध्यक्ष का चुनाव करवाओगे? कब तक आप आरएसएस के पर्ची पे जीवित रखोगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को? आपके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, आरएसएस के दफ्तर से जब पर्ची आती है उस पर नॉमिनेट होता है और आप उसे घोषित कर देते हो। मैं कहता हूं कभी आपने कार्यकर्ता की पूछी, कार्यकर्ता के राय मशवरे लिए, कार्यकर्ता से आपने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने डेलीगेट से वोट करवाया, क्या आपने कभी करवाया? नहीं करवाया। आपका काम सिर्फ लांछन लगाने का है। दूसरी चीज, आपने दूसरा सवाल किया कि ये अभी राहुल गांधी जी पिकनिक मना रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो निडर व्यक्ति चल रहा है, जिसके पिता को बारूद से उड़ाया गया, उसके दादी के सीने पे 80 गोलियां लगी और वो बंदा आज बगैर सुरक्षा के निहत्थे 150 दिन और 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। अगर आपके किसी एमएलए में, किसी एमपी में, किसी मंत्री में हिम्मत है तो आप सिर्फ 400 किलोमीटर की यात्रा इसी हिसाब से करो जैसे जिस तरह से वो सबसे मिलते जा रहे हैं, गरीब, मजदूर, किसान, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनसे मिलते जा रहे हैं। आप में हिम्मत है? नहीं है। आप सिर्फ लांछन लगाने का काम करोगे। दूसरी चीज रही चुनौतियां, चुनौती भरी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सामने चुनौतियां हैं। हाँ है, कई चुनौतियां हैं। अभी जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें आपको कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं दिखेगा। उसमें कई दल के लोग जुड़ रहे हैं, योगेंद्र यादव भी जुड़ रहे हैं, डीएमके के कई नेता जुड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं है। उसमें सिर्फ हमारे महान देश हिंदुस्तान का सिंबल है, जिसे भारत जोड़ने की यात्रा जो भारत यात्री जुड़ रहे हैं। और ये संदेश जा रहा है, जिस तरीके से आपने नफरती माहौल बनाया, आपसी स्वार्थ बिगाड़ा, भाईचारे को तोड़ करके फिर से दोबारा से आप 2024 में राग अलाप रहे हो सरकार बनाने की, इसी कड़ी को जोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और आप जो झूठ परोसने का बार बार कर रहे हो हिंदुस्तान से, बार बार जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने जो झूठ परोसने का काम किया है, विकास विकास विकास, तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि एक भी विकास के कार्य हुए अगर मोदी जी के राज्य में, शाह जी के, शाह और शहनशाह के राज्य में, तो हमें बताएं। हाँ विकास हुए,
5-6 लोगों के विकास हुए, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अगर छठा कोई व्यक्ति है तो हमारे आलोक वत्स जी बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि किसका इन्होंने विकास किया। क्या इन्होंने जवान के विकास किया? नहीं किया। किसान का विकास हुआ? नहीं हुआ। 2013 के हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आय दोगुनी होगी। क्या हुई? नहीं हुई। महंगाई कम होगी। क्या हो गई? नहीं हुई। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। क्या हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे? ये लांछन लगाने का काम करते हैं। इन लोगों को तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अरे अंग्रेज नमक पे टैक्स लगाया था, इन लोगों ने भगवान के प्रसाद पे भी टैक्स लगाने का काम किया। दूध, दही, छच्छा, छाछ, मट्ठा पे भी इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया। ये किस बात की विकास की बात करते हैं? अगर विकास की बात करते हैं तो मैं एनबी न्यूज के माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि जितने दर्शक लाइव देख रहे हैं वो समझे तो सही, आखिर बीजेपी का विकास है क्या, बताइए। ठीक है, चलिए बीजेपी का विकास क्या है वो भी जान लेंगे। उससे पहले उपाध्याय साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती अगर बात करें तो कांग्रेस परिवार को जोड़ने की है, कांग्रेस का जो कुनबा है उसको विस्तार देने की है। किस तरीके से वो ये कर पाएंगी और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में कैसा प्रदर्शन रहेगा? क्या खड़गे वाकई कारगर होंगे कांग्रेस के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए मुस्कान, समय परिवर्तनशील होता है। वो दौर नहीं रहा जब कांग्रेस सत्ता में थी, ये दौर भी नहीं रहेगा। समय परिवर्तनशील है, बदलता है। कभी बीजेपी 2 सीट पे थी, आज पूरे देश में रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नामांकन हुआ, वोटिंग हुई, परिणाम घोषित हुए, तो मैं उनको मुबारकबाद। और दूसरा, अभी आलोक वत्स जी कह रहे थे कि भी इतने सालों बाद लोकतंत्र की वापसी हुई है। अरे भी मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी में भी लोकतंत्र वापसी हो और बाकी सभी पार्टियों में लोकतंत्र की वापसी हो। देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने लोकतंत्र की वापसी कर दी है, तो अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपना अंदरूनी जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करना चाहिए। और जहां तक खड़गे का प्रश्न है, देखिए वो कहां से शुरू की यात्रा उन्होंने 1965 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से, यानी ग्राउंड जीरो से निकलकर, और उनका जो जीवन है वो चुनौतियों भरा रहा है। वो जंगल में रहे हैं, वो नौकरी की है, यूनियन चलाई है, फिर राजनीति में आने के बाद एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, फिर राज्य से केंद्र में आए हैं। तो एक तजुर्बा है जीवन का, बहुत लंबा तजुर्बा है। दूसरा, वो दलित चेहरा है। आलोक वत्स जी को भी उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। पहले जिस तरह टारगेट किया जा सकता, अब वो संभावनाएं कम है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दलित नेता को, एक दलित चेहरे को अगर टारगेट करेगी तो मैं फिर वही कहूंगा, मैसेज गलत जाएगा। और हार और जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लगी रहती है हार और जीत। और जब पद मिलता है तो पद जिम्मेदारियां लेके आता है। उनकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं और मैं समझता हूं कि वो परिपक्व व्यक्तित्व हैं, सही समय पर सही फैसला लेंगे। रहा देखिए कि वो गांधी परिवार का नाम लेते हैं। आलोक वत्स जी भी कोई भी डिबेट में तो बैठता हूं, बिना नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिए डिबेट कंक्लूड नहीं हो सकती। नड्डा जी या कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए बोलेगा तो बस एक ही नाम, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी की कृपा से ये सब हो रहा है, ये सब होगा, हमारे नेता। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का मुस्कान एक जैसा हाल है। कहां कौन है एक्चुअल में? बात सब सुस्ताकी करेंगे, आरटीआई की दायरे में नहीं आएंगे। आरटीआई की बात होगी तो सब एक हो जाएंगे, करोड़ों रुपए लाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे।
तो फिर बात करेंगे ईमानदारी और राजनीतिक शुद्धता की। मैं बार बार कहता हूं कि बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं है और बिना भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात अलग है कि जो सत्ता में होता है वो ईमानदार होता है और जब वही सत्ताधारी दल विपक्ष में चला जाता है तो वो ईमानदार हो जाता है। तो ये विडंबनाएं हैं, लोकतंत्र की विडंबनाएं कहेंगे। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, इस पर टिप्पणी कर चुका है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भी सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है। ऐसे में चीजें बहुत सारी निकल कर आ रही हैं। ठीक है उपाध्याय साहब, परिवारवाद इतिहास हो चुका है। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना हुआ अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित करें। ठीक है आर्य मुन्ना खान जी। मैं समझता हूं जी। ठीक, व्हाट्सएप मुन्ना खान जी आऊंगी मैं आपके पास, उससे पहले व्हाट्सएप के पास मैं जाना चाहूंगी और उनसे आपके सवालों का जवाब लेना चाहूंगी। आलोक वत्स जी, जिस तरीके से मुन्ना खान जी ने पूछा था आपसे कि आखिर बीजेपी ने क्या कार्य किया वो बता दीजिए, और दूसरी ओर उपाध्याय साहब ने कहा है कि आपको भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि मैसेज फिर बीजेपी की ओर से गलत जाएगा, ऐसा कह रहे हैं वो। सर प्रथम तो उपाध्याय जी की बात पर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने खड़गे जी का के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई है। उनका कार्यशैली इतना लंबा रहा है, सार्वजनिक जीवन में निष्कलंकित वो इतने बेदाग इतने दिनों से हैं, ये प्रशंसनीय चीज है। एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसको ऊपर उठाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। लेकिन अच्छे आदमी ये गलत पार्टी में है, जहां पर परिवारवाद हावी है, जहां पर एक मिनट मुन्ना भाई आप मुझे बोल लेने दीजिए। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बना, क्या अमित शाह का बेटा नहीं है? क्या आप मुझे बोल लेने दीजिए। अनुराग ठाकुर क्या उसके प्लेटफॉर्म से उठा के, परवेश वर्मा को अपने प्लेटफॉर्म से उठा के लाए, जो आपके रक्षा मंत्री है, उनका बेटा जो नोएडा से एमएलए है, उनको क्या आपके प्लेटफॉर्म से उठा के लाया? तो आप परिवार की बात नहीं करें, आप कोई स्वरूप नहीं करता, आप दूसरे एंगल पर बात करें। नहीं, आप बात करें विकास पे, आप बात करें विकास पे, आप बात करें महंगाई पे। आपको मोबाइल आप मुझे बोलने दीजिए। ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है, बीच बीच में मत बोलिए मुन्ना खान जी, बीच बीच में मत टोकिए, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। अगर मैं घोटालों की बात करूं तो मुन्ना भाई आप शर्मसार हो जाएंगे, इसलिए आप रहने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ जनता ने मन बना लिया है, और रही सही कसर आसन्न चुनाव राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और पूरी तरीके से भारत मुक्त कांग्रेस बन जाएगी, क्योंकि इनके कारनामों से लोग खुश नहीं है, इनके क्रियाकलाप से लोग खुश नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से देश को 482 अरब डॉलर घोटालों में लूटा, उसको देश अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो और रही बात मोदी जी के नेतृत्व में 28 से 32 किलोमीटर रोड रोज बन रहा है, एयरपोर्ट का विस्तार इतना ज्यादा हो चुका है जिसकी कल्पना से बाहर की चीज है। मेट्रो रेल का, उसके बाद बुलेट ट्रेन, उसके बाद भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ी करना, ये सब अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है। इसके साथ ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आलोक वत्स जी, अपने कार्यों से, अपनी जुबान से, अपने ही कार्यों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप। अभी उपाध्याय साहब ने कहा था, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त होना चाहिए देश, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी तो कांग्रेस युक्त होते जा रही है ना। और उपाध्याय साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही इकलौते रहें सत्ता में, ये जनता है और जनता जनाधार किसको देती है वो जनता को पता है। बस देखिए मुस्कान जी, हम जनता के लोग हैं,
हम जनता के द्वारा चुने गए हैं, हम आगे भी जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे। लेकिन जनता के काम नहीं करेंगे, जनता का विकास नहीं अरे करेंगे। इनको ये किसने विकास चुना करेंगे था? अडानी के, अंबानी के, नीरव मोदी के, मेहुल चौकसी के। बदौलत, नीतियों के बदौलत जनता के विश्वास को बराबर जीतते रहे हैं और जीतते रहेंगे। घोटालों रहित सरकार देने का काम किया, बलात्कारियों रहित सरकार देने का काम किया। 70 साल कांग्रेस किसी को भी तरीके जनता का ने ही चुना था। आतंकवादियों को आगे बढ़ने का नहीं अरे दिया। शर्म आनी चाहिए, सारा सिस्टम हैक करके चुनाव जीत रहे हो और बहाना जनता का लगा रहे हो। चलिए ठीक है अवध साहब, ये ठीक है तानाशाह की तरह। ठीक है वत्स साहब। मुस्कान जी हमें जवाब देने देंगे। जी बहुत जी, मैं सवाल आ रही हूँ पूछ मुन्ना चुके खान हैं। जी, आ रही हूँ। ठीक है वत्स साहब, ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए। चलिए ठीक है मुन्ना खान जी। आज मैं मुन्ना भाई से पूछना चाहता हूं, भारत के लोगों ने आपको इतने गर्त में क्यों मिला दिया? कभी इसका भी आपने मैं कह रहा हूँ वही। अरे ठीक है आलोक वत्स जी, कभी यही जनता ने बीजेपी को भी कुछ ही सीटों पर सिमटा रखा था, इसको उसको भी ध्यान में रखिए। सत्ता में आना जाना लगा रहता है, इस बात को मानकर रखिए, और आप अपने विपक्ष को इस तरीके से नकार नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। ठीक है ठीक है, वही जनता है, वही जनता है, आने वाले समय में सब साफ हो जाएगा। चलिए जवाब ले लीजिए मुन्ना खान जी। ठीक है मुन्ना खान जी, 1 मिनट सुन लो। अरे जवाब तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ ये बार बार जो कह रहे हैं मैं चुनाव जीतता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ चुनाव हिटलर भी जीतता था। सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव जीत जाना ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब थी जब आपके 2014 में नहीं, आप सुन ले, तसल्ली से सुन ले, पूरी बात सुन ले, नहीं थोड़ी सी तसल्ली से सुन ले। 2014 में जो आपके किए गए वादे थे, क्या वो पूरे हुए? जिस तरीके से शाह और शहंशाह की जोड़ी ने पूरे देश के अंदर झूठ परोसने का काम किया, क्या वो पूरा हुआ? क्या आज जो युवा है उसे रोजगार मिले? क्या व्यापारी के काम बढ़े? किसान के आय दुगुनी हुए? 20 रुपए पेट्रोल मिल गया, 15 रुपए डीजल मिल गए, 300 रुपए गैस सिलेंडर मिल गया। आप ये 100 स्मार्ट सिटी बन गए, बुलेट ट्रेनें चल गई। आप कितने गिनाओ, ये डिबेट शो का टाइम कम पड़ जाएगा। आपके इतने झूठ परोसे आपने पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं ये कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में झूठ परोसने का काम न करे। और सवाल रहा आप जो कह रहे हो कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये सपना अंग्रेज भी देखा करते थे, उससे भी झोला उठा के भागने पड़े। और आप भी झोला उठाने की तैयारी 2024 की कर लो, क्योंकि ये शाह और शहंशाह की जोड़ी है। अब ये लोग उन्हें देखना बंद कर दिए, पसंद करना बंद कर दिए। जैसे वो टीवी पे आते लोग चैनल बदल लेते। यकीन ना हो तो आप मेल दो, मैं आपको कई वीडियो ऐसे जो भेजूंगा। अरे पसंद तो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को कर रहे। आप देख लो, लाखों लाख के भीख भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे। और जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हुए, क्योंकि बीजेपी संसद में भी सांसद को बोलने नहीं देती थी, और 4-5 न्यूज चैनल खरीद करके सोच रही सरकार चला ले। और हमारे जो कांग्रेस के मेहनत जो प्रदर्शन थे उसको भी लाइव नहीं दिखाया जा रहा था। तो सभी से परेशान होकर के ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही। और मैं वादा करता हूँ आपसे, 150 दिन पूरे होने पे और 3700 किलोमीटर पूरे होने पे एक नया हिंदुस्तान दिखाऊंगा। इसमें भाईचारगी भी होगी, गंगा जमुना तहजीब भी होगी, और कांग्रेस के गठन और संगठन की मजबूती भी होगी। ऐसा है मुन्ना भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख रहे हो? अरे रेंगते रेंगते 70 साल में तो आप सत्ता में आए हो और इतनी बातें हो रही है। नहीं, गालिब की एक शेर है, माना कि तू कयामत है पर कयामत तक तो नहीं। तो इतने और रावण के घमंड नहीं गए, आप शांत हो जाओ। और 1 साल बचे 2024 में, डंडे से ढूंढेगी युवा। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता बार बार कह रहे, हमारे राष्ट्रीय नेता बार बार कह रहे, डंडे से युवा 2024 में बीजेपी के मंत्री और एमएलए को ढूंढेगी, और इंशाल्लाह ढूंढेगी। 2024 आने तो दो। मैंने कहा ना, चलिए ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है नहीं, हम लोग मुंगेरी लाल हसीन ठीक है मुन्ना खान जी, आलोक वत्स जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। उपाध्याय साहब एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ तो रही बीजेपी की बात, लेकिन फिर से बात करें कांग्रेस की और नए अध्यक्ष की। उनके सामने क्योंकि हम बात करें चुनौतियां हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस समय चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इन चुनौतियों पर किस तरीके से वो खरा उतरेंगी, और कितना जो खतरा उनके सामने है वो आपको लगता है इन चुनौतियों से?
देखिए मुस्कान, उतना समय मिलना चाहिए किसी व्यक्ति को काम करने के लिए और उसका आंकलन करने के लिए। आज उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और आज ही हम उनकी भविष्यवाणी कर दें, आज ही हम उनके काम का आंकलन कर लें और आज ही परिणाम घोषित कर दें, ये जल्दबाजी होगी। और देखिए ये देश 1947 में ये देश आजाद हुआ और अभी आलोक वर्मा जी की पार्टी को जनता ने कितने दिन प्यार दिया और कांग्रेस पार्टी को कितने दिन प्यार किया। यानी सरकारें जनता चुनती है, जनता आशीर्वाद देती है। कांग्रेस को 70 साल आशीर्वाद दिया और आपको तो अभी मेरे ख्याल से 5 और 4 9 कितने साल हो गए। तो देखिए जनता है, जनता की अदालत का फैसला सर्वोच्च होता है और हम यहाँ बैठ के मुन्ना खान जी डॉक्टर बन जाएं कि भाई पेट में दर्द हो रहा है वत्स जी के में और वत्स जी ज्योतिष शुरू कर दें कि भी ये कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत। देखिए हमारे डॉक्टर होने से या ज्योतिषी होने से परिणाम नहीं बदलते, परिणाम जनता बदलती है। और मुझे बड़ी अत्योक्ति लगती है, कई बार कहते हैं कि भी 70 साल इन्होंने बर्बाद किए, यानी इसका मतलब 70 साल जनता मूर्ख थी। ये तो जनता का अपमान हुआ कि जनता में उतनी अकल नहीं है कि हम सही को चुने या गलत को चुने। जब जनता को लगा कांग्रेस गलत है, सही नहीं कर रही है, तो बीजेपी को आशीर्वाद दे दिया। और जिस दिन जनता को लगेगा कभी बीजेपी सही नहीं कर रही है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नौजवान है, तो फैसला सुनाने में जनता देर नहीं करती है। और जनता का फैसला सर्वमान्य होता है, सर्वोपरि होता है और सब सहज स्वीकार करते हैं। राह खड़गे जी पे आते हैं। देखिए खड़गे जी को थोड़ा समय देना होगा और मैंने पहले भी कहा हार जीत चाहे वो गुजरात है या हिमाचल है, तो बहुत लंबा समय काम करते हुए खड़गे जी को नहीं हुआ। तो इन इलेक्शनों के बेस पे हम आकलन करें, हार होगी जीत होगी जो भी हो, उसमें मुझे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। वो जनता की अदालत का वो जो ठीक से ज्यादा समझदार है, हम लोगों से ज्यादा जनता समझदार होती है और वो समझदारी से फैसला करेगी, सरकार चुनेगी। तो उस पर हम अभी से इस तरह का आंकलन नहीं। हाँ, परिस्थितियां कठिन है। 2024 तक ये पोजीशन आ जाएगी कि तब खड़गे जी से प्रश्न किए जा सकते हैं कि भाई आप 2022 से 2024 तक आप सत्ता में रहे, आप अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, तो क्या बदला आपने कांग्रेस के अंदर और बाहर और परिणाम क्या आए। कम से कम साल 6 महीने का पीरियड मिलना चाहिए काम करने का। और मैंने कहा ना, परिस्थितियां हैं, बदलती हैं, हमेशा एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती हैं। न बीजेपी की वो परिस्थितियां रही जो 2 सीट पर थी, न कांग्रेस की वो परिस्थितियां रही कि वो सत्ता का दम था। शीला दीक्षित कहती थी कि भाई नहीं, अगर दिल्ली में रहना है, बिजली यूज करनी है तो बिल देना पड़ेगा। मैं फिर वही कहूंगा, जनता की नजर में जनता का जो मोह भंग हो रहा है, मुस्कान, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। और अमीर और गरीब की खाई जितनी बढ़ रही है, उतना ही सामाजिक वैमनस्य कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है। और पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, वो भी चिंताजनक है। कोई रोड मैप एक्चुअल में लेके आए जिससे समाज का आखिरी व्यक्ति, मान लिए ये ग्राम प्रधान देश है, गांव का देश है, जिस दिन गांव सुधर जाएगा मुस्कान, जैसे आदर्श गांव योजना बहुत अच्छी थी माननीय प्रधानमंत्री की, कहा था हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गांव गोद लेगा। आलोक वर्मा जी को पता होगा कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसका अनुकरण किया है, पालन किया है, और इस साल कितने एमपी ने गांव गोद लिए हैं और कितने गांव गोद लेकर बदले हैं, वो मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो जनता जाने और आलोक वर्मा जी जाने, बाकी मुन्ना खान जी जाने। लेकिन आम आदमी के जो हालात हैं वो ठीक नहीं। वत्स साहब,
हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हैं और क्योंकि नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो अपना पूरा जोर लगाएंगे कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात को किसी भी तरीके से कांग्रेस को अपने कब्जे में लिया जाए, कांग्रेस के कब्जे में गुजरात और हिमाचल हो। किस तरीके से आप अपनी चुनौती मानते हैं अपने सामने? गुजरात और हिमाचल में तो मुन्ना भाई को सुन के अच्छा नहीं लगेगा कि करी नहीं। गुजरात सबसे विकसित देश है इस भारत में, और वो देन है 20 वर्षों के मोदी जी के कार्यकाल का। और उसके बाद जो भी चीफ मिनिस्टर बने हैं उन्होंने उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज गुजरात इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस में है, एक्सपोर्ट में इंडिया में नंबर 1 है, 3500 वहां बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत पे भी जवाब दे दे। 450 बड़े बड़े कारखाने हैं और 3500 छोटे बड़े एमएसएमई हैं जो भारत की लगातार प्रगति में योगदान दे रहे हैं। वहां पर स्कूल ड्रॉप आउट रेट 3% है, स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है। तो हर तरीके से प्रति व्यक्ति आय वहां पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो वहां पर तो किसी को कोई टक्कर देने का मतलब ही नहीं बनता है। वहां पर तो सबने जुआ फटक दिया है। वो तो खाना पूर्ति के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पता है कि बीजेपी इस बार 135 से ज्यादा सीट लेकर घोर प्रचंड बहुमत से लौट के आएगी। आप कहीं है नहीं और आप जो कुछ भी करती है, आप जो कुछ भी करती है आलोक वत्सी से वो कांग्रेस को खाने का काम करती है। दिल्ली से इनको साफ कर दिया। ठीक, वत्स साहब अपनी बात पूरी करें उससे पहले उपाध्याय साहब का आपसे एक सवाल था, उस पर मैं जाना चाहूंगी। उपाध्याय से आपका सवाल लेकर आपके पास में आते हैं। उपाध्याय साहब, वत्स आपको पता होनी चाहिए 2007, 2012, 2017 जितनी सीटें 2007 में थी 2012 में उतनी नहीं रही, घट गई सीटें। 2012 में जितनी सीटें थी उतनी सीटें 2017 में नहीं रही। 2017 में सिर्फ 99 सीटें हो गई। अगर इतना विकास था तो सीटों की संख्या क्यों बढ़ती गई? उपाध्याय साहब, ठीक है, चलिए यही सवाल वत्स साहब आपसे उपाध्याय साहब का है कि बता दीजिए आखिर ये क्या कारण है और अपनी बात पे पूरी करिए। उपाध्याय सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। देखिए, जीत एक या 2 से भी हो तो जीत होती है। इतने दिन सत्ता में काबिज रहकर फिर भी जीत जाना अपने आप में एक अभूतपूर्व अचीवमेंट है। और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके आशीर्वाद के साथ कह सकता हूं, 135 का आंकड़ा पार करने में हमको कोई नहीं रोक सकता। ये अपने कार्यों की बदौलत, अपनी कार्य क्षमता के बदौलत, अपने द्वारा फैलाए गए उद्योगों का महाजाल के दौलत, अपने द्वारा जनता को दिए गए सुविधाओं के बदौलत, निर्बाध इलेक्ट्रिसिटी के बदौलत, क्राइम फ्री स्टेट की बदौलत हम इस विश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं। जनता का विश्वास हमें सरकार बनाने के लिए नहीं, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए चाहिए और ये हमें मिलेगा। हमने इसके लिए भागीरथी प्रयास किया है 20 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद 7 वर्ष अपने अन्य नेताओं के नेतृत्व में। हम जनता के से कभी अलग नहीं हुए, हम कभी परिवारवाद को हावी नहीं होने दिए। कौन जानता है जेपी नड्डा के पिताजी का नाम और कहां के रहने वाले हैं? ऐसे हमारे पास अनगिनत लोग हैं जिन्होंने शीर्ष स्थान को छुआ। ठीक है, चुनौती आप नहीं मानते हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस को वत्स साहब? अगर सर्वसम्मति से कोई चीज तय हो तो उससे बढ़िया क्या होता है? ठीक है, सर्वसम्मति की परंपरा है और वो कायम है। ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है वत्स साहब, ठीक है, समय भी समाप्त हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है मुन्ना खान जी, मित्र हमारे गुजरात की बात कर रहे हैं कि गुजरात में बहुत विकास हुआ।
तो मैं ये कह रहा हूँ 2002 के मुकाबले 2007 में सीटें कम हुई, 2007 के मुकाबले 2012 में सीटें कम क्यों हुई, और 2012 के बाद 2017 में कांग्रेस पार्टी ने पानी पिलाने का काम किया, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आकर के इमोशनल भाषण देने पड़े कि नहीं, ये सब बातें मुन्ना खान जी ठीक है आपकी, ये सब बातें ठीक है, लेकिन जवाब सवाल मेरा ये है कि लेकिन इतने सब के बावजूद भी बीजेपी कांग्रेस को चुनौती नहीं मान रही है कहीं भी, क्या कारण है इसका? मैं ये कह रहा हूँ अभी भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस को हल्के में नापना गलत सवाल का जवाब तो दीजिए। पूरे गांव के अंदर मेहनत कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता लगे हुए, ये प्रधानमंत्री खुद का। अब ये प्रवक्ता जी हमारे, इनके समझ नहीं आ रही बात तो अलग बात है, लेकिन इनके जो चचा है उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस गुजरात में बहुत मजबूत है, क्योंकि उन्हें पता था 2017 में इन्होंने पानी पिलाने का काम किया। और मैं कह रहा हूँ 2022 में भी कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने की मेन वजह है कि जिस तरीके से वहाँ नशाबंदी होने के बाद नशा का जो व्यापार हो रहा है। मुन्ना खान जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। बीजेपी ये कह रही है कि हम कांग्रेस को कहीं भी चुनौती नहीं मानते हैं, ना हिमाचल प्रदेश में ना गुजरात में। इसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ ना कि बीजेपी के कहने से क्या हो जाएगा, हमने तो करके दिखाया। अगर हमें चुनौती नहीं मानी तो 2017 का रिजल्ट देख ले, और 2022 में फिर से दिखा देंगे कि ये कहाँ पे मैं कहाँ पे। वैसे ही ये उत्तराखंड में भी कह रहे थे कांग्रेस को 2 सीट है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें पानी पिलाने का काम किया। तो इनके जो चचा है ये झूठ परोसने का ही काम करते हैं। इनके नजर में ये कांग्रेस मुक्त होना चाहते हैं। जो सपने अंग्रेज देखा करते वही सपने अभी मित्र हमारे इस बार क्या तैयारी है आपकी हिमाचल गुजरात को लेकर? सपने देख सकते हैं। इस बार क्या तैयारी है आपकी हिमाचल गुजरात को लेकर? मुन्ना खान जी, आप इस बार की क्या तैयारी है आपकी हिमाचल गुजरात को लेकर? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। जिस तरह बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी वहां चुनाव, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, चाहे गांव का एरिया हो, शहर का एरिया हो। जो लोगों के दुख और दर्द है, जिस तरीके से बीजेपी के झूठ परोसे गए, 27 साल से वहां पे बीजेपी की सरकार है, और नशे के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। 3000 करोड़ का ड्रग्स अडानी पोर्ट में पकड़ा जा रहा है, और बीजेपी खामोश है। वो खामोश इसलिए क्योंकि वो ड्रग्स अडानी का है। 14 लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से, वो खामोश क्यों है? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ने शराब परोसने का काम किया। तो इस तरीके से ठीक है, चलिए ठीक है। उपाध्याय साहब, आपने कहा कि ठीक है मुन्ना खान जी, उपाध्याय साहब आपने कहा कि अभी खड़गे जी को समय देना चाहिए काम करने का, लेकिन आने वाले जो चुनाव हैं अगर उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो ठीकरा तो खड़गे के ऊपर गया सीधा। देखिए, वो भी नाइंसाफी होगी अगर खड़गे जी के ऊपर सर पर ठीकरा फोड़ा जाता है। मैंने कहा ना कि उन्हें काम करने का वक्त नहीं मिला। ये बात अलग है, अभी तक कांग्रेस सिर्फ पानी पिला के खुश है कि भाई हम पानी पिला रहे हैं। मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि हम पानी उत्तराखंड में पानी पिलाते रहे, गुजरात में पानी पिलाते रहे। पानी पिलाने से अब काम नहीं चलेगा। पानी पिलाते पिलाते बहुत समय हो गया। चाय वाय का दौर है, चाय वाय पिलाएं, चर्चा करें, बात करें। और खड़गे जी देखिए, मैं समझता हूँ अभी भी सक्रिय होंगे, और गुजरात में और हिमाचल में दोनों जगह जैसी अभी तक इंफॉर्मेशन हैं कि भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है, वहाँ धुआंधार प्रचार करेंगे। अब जमीन पर प्रचार कब होगा? और देखिए, जब जमीन पर प्रचार होता है तो हमने 2017 की बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी 99 पर सिमट गई थी, 99 सीट पर, और कांग्रेस लगभग 77 सीट पर थी। मूवमेंट पे इलेक्शन कहीं कांग्रेस के हाथ से फिसला था, और वहीं उसी गुजरात में कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी रैली या स्टार प्रचारक अभी तक सड़क पर नहीं दिखा। तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब खड़गे जी आ गए हैं तो वो कितनी जल्दी वहां सक्रियता दिखाते हैं, और जमीन पर काम करना और दिखना बड़ा साफ सा है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। और फिर अभी तक आम आदमी पार्टी नहीं थी, आज गुजरात में आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर है जो गांव, गरीब, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है। वही कांग्रेस का नजर न आना बहुत सारी शंकाएं पैदा करता है। ऐसे में देखिए, हार जीत
मैं फिर वही कहूंगा कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, वो जनता का है। लेकिन लड़के हारना एक अच्छी हार मानी जाती है। मैं कहता हूँ हार जीत लगी रहती है, लेकिन बिना लड़े हार जाना और एक लड़का हारना, दोनों में फर्क होता है। तो लड़ाई त्रिकोणीय है गुजरात में, इसे नकारा नहीं जा सकता। और कांग्रेस को जिस आक्रामकता के साथ आगे आना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, उतनी आक्रामकता दिख नहीं रही है, जो तरह तरह की शंकाओं को जन्म देती है। अब आगे परिदृश्य क्या रहेगा, ठीक है, ये तो समय ही आकलन करेगा। ठीक है। मुन्ना खान जी, कांग्रेस में जितनी आक्रामकता के साथ, माफ कीजिएगा, जितनी आक्रामकता के साथ आना चाहिए कांग्रेस को सामने, वो नहीं आ पा रही है, ऐसा कह रहे हैं उपाध्याय साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में भी कम आंका जा रहा था, और ये बीजेपी और आम तो क्या आदमी किया पार्टी में आपने टक्कर उत्तराखंड दिखा रहे में? थे। क्या किया आपने उत्तराखंड जी, में? नहीं, उत्तराखंड में मैं, मुस्कान जी पूरी बात तो कह रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर ये झूठ परोसने का काम हुआ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। हाँ, तो जब भी कांग्रेस ने BJP किया क्या? 17 सीटों पर काबिज, मात्र 17। नहीं, तो एक सीट अगर नहीं दिखाना है और एक सीट के लिए नहीं कहना और ये कह देना कि जमीन पे कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, तो उसमें 18 सीटें कम नहीं है। 18 सीटों में 12 ऐसे सीट थे जहां हमारी जीत की मार्जिन, हार की मार्जिन बिल्कुल कम थी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है कि बीजेपी। मुन्ना खान जी, अगर कांग्रेस मात्र इसी में सिमट कर रह गई कि इस राज्य में हमारी इतनी सीटें हैं और इस राज्य में इतनी, तो मुझे लगता है कि सत्ता में तो फिर आप रहेंगे ही नहीं। हर राज्यों में आप सीटें ही देख लीजिए। बात हो रही है जीतने की, बात कह रहे हैं उपाध्याय साहब की जो आपको होना चाहिए अभी कांग्रेस में, जो पूरा मनोबल जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, जो कोशिश पूरी होनी चाहिए कांग्रेस की वो सामने नहीं आ रही है, चुनाव सर पर है। नहीं, कोशिश अब कल से शुरू होगी। मैं कह रहा हूँ जब भी सभी जितने भी कार्यकर्ता थे और बड़े नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के काम में, वर्क में उलझे हुए थे। अब ये कल से रणनीति बन चुकी है। मैं ऑफिस से सीधा जा रहा हूँ, कल से रणनीति बन चुकी है। सभी टीम अपने अपने जगह पे वापस जाएंगे और पुरजोर तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेगी और सरकार भी कांग्रेस पार्टी की ही बनाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस बार इस तरीके से जोश और जुनून है, क्योंकि जिस तरीके से वादे किए बीजेपी के, जो आप देख लो 2017 में जो हिमाचल प्रदेश के वादे हो या गुजरात के वादे हो, तो धरातल पे आज वहां कुछ बीजेपी के द्वारा विकास दिख नहीं रहा। कई ऐसे गांव है जहां तक आज भी मीठा पानी नहीं पहुंचा। कई ऐसे गांव है जहां पे सड़क, रोड के कार्य रुके पड़े, रोड के कार्य का निर्माण नहीं हुआ। वो कई ऐसे गाँव अभी रोडों से वंचित है। तो ये सारी समस्या है, वो लेकर के हिमाचल और गुजरात ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और जितने भी बीजेपी के झूठ है उन्हें पर्दाफाश करने का काम करेगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि गुजरात और हिमाचल में इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ठीक है मुन्ना खान जी, समय समाप्त होता जा रहा है। आलोक वत्स जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, हिमाचल में जितना झूठ इन्होंने और जितना फरेब किया वहां की जनता के साथ, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। वहां पर IIT देने का काम हमने किया, वहां पर हेल्थ इक्विपमेंट पार्क हमने, वहां पर बल्क ड्रग की पार्क की स्थापना हमने की, वहां पर वंदे रेल हमने पहुंचाया। ठीक है, चलिए, ये सब करने के बाद अब आगे क्या होगा इन राज्यों में वो देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है नए अध्यक्ष को पार लगा पाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने आज शपथ ग्रहण की है। उसके बाद अब कल से पूरा जो कार्यक्रम है कांग्रेस का वो प्रस्तावित होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। तो अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी 2 राज्यों में होने वाले चुनाव और अगले साल अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों पर किस तरीके से पार कांग्रेस को लगा पाते हैं, यह देखना सबसे अहम होगा। और कितने कारगर खड़गे जो है वो कांग्रेस के लिए साबित होंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।